हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर के पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को। और ये क्वेश्चन आंसर जो है वो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेज। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसके एडवांटेज क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसके मीनिंग को देख लेते हैं। द सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज सच अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ जनरल अकाउंटिंग इन विच अकाउंट्स आर वेरियस एक्सपेंस मेड ओवर अ प्रोडक्ट और सर्विसेज आर प्रिपेयर इन सच अ वे एज द ऑप्टेन इंफॉर्मेशन एंड डेटा फॉर द गाइडेंस ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्क एंड टू वर्क आउट द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है आपका, लागत प्रक्रिया प्रणाली सामान्य लेखा प्रणाली की एक विशिष्ट शाखा है। ठीक है, जो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है वो नॉर्मल यानी कि जनरल अकाउंटिंग का ही एक स्पेशल ब्रांच है, स्पेसिफिक विशिष्ट शाखा है। ठीक है, जिसमें किसी उत्पाद या सेवा पर किए गए विभिन्न खर्चों का लेखा जोखा इस प्रकार तैयार किया जाता है कि जिसमें उसे कोई सूचना प्राप्त की जा सके। यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम होता है वो आपकी उत्पादन, जो भी आप प्रोडक्शन करते हैं या फिर जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसका उस पर कितने खर्चे, कितनी लागत आई है, इस बात का लेखा जोखा इस अकाउंट में किया जाता है। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। In other words, cost accounting is such a system of accounting in which accounts of expenses are prepared with the objective of knowing the controlling the cost. As a matter of fact, determination, analysis and control of cost is possible only through the information provided by the cost accounting. दूसरे शब्दों में, लागत लेखांकन लेखांकन की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें लागत को जानने तथा नियंत्रण करने के उद्देश्य से व्ययों का लेखा जोखा तैयार किया जाता है। अगर आप जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई भी गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस पर कितने खर्चे आ रहे हैं, इस बात को जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत ही नेसेसरी है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये जानने में आपकी हेल्प करता है कि आपने कितनी लागत लगाई है एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है, तो अगर आपको जितनी की आपकी सेलिंग है उससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट आती है, जितनी आपकी रेवेन्यू नहीं है उससे ज़्यादा आपकी कॉस्ट आती है, तो उस पर कंट्रोल कैसे करेंगे। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए, लागत को नियंत्रण करने के लिए, लागत पे कंट्रोल करने के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग नेसेसरी होता है। ठीक है, उसका उद्देश्य ही होता है कॉस्ट अकाउंटिंग करने का कि आप अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। ओके, सम ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एज फॉलो। Costing is the classifying, recording and appropriating allocation of expenditure for the determination of cost of product or services and for the presentation of suitable arranged data for the purpose of control and guidance of the management. लागत निर्धारण, वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और उत्पादों या सेवाओं की लागत के निर्धारण के लिए व्यय का उचित आवंटन है और इसके लिए उपयुक्त व्यवस्थित डेटा प्रबंध के लिए, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके लिए उपयुक्त व्यवस्थित डेटा की प्रस्तुति के लिए किया जाता है। यानी कि जो कॉस्ट होता है, कॉस्टिंग मेथड होता है, वो किस लिए किया जाता है, तो वो उत्पादों और सेवाओं की लागत के निर्धारण के लिए किया जाता है कि उस पर कितनी लागत आ रही है, उसको प्रोड्यूस करने में कितनी लागत, कितनी कॉस्ट लग रही है। ठीक है, तो उस प्रकार से उसका उन एक्सपेंसेस का उचित आवंटन यानी कि एलोकेशन किया जा सकता है। ठीक है, और ये कॉस्ट अकाउंटिंग का जो मेथड है वो मैनेजमेंट को कॉस्ट कंट्रोल के लिए गाइडेंस भी करता है, उसका मार्गदर्शन भी करता है कि कैसे अपने कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके। ठीक है, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का नेचर क्या होता है देख लेते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या क्या इसकी प्रकृति और इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग कैन बी समराइज एज फॉलो। फर्स्ट है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो अकाउंटिंग का ही ब्रांच होता है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो साइंस भी होता है और आर्ट भी होता है, दोनों होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज क्लासिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड अप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। कॉस्ट अकाउंटिंग जो होता है वो क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करता है और अप्रोप्रिएट
एलोकेट यानी कि उचित आवंटन करता है व्ययों का, ठीक है, जो भी आपके व्यय आते हैं उसका उचित आवंटन करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, टोटल और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज कैन ऑल्सो बी नोज फ्रॉम द कॉस्ट अकाउंटिंग। अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं तो उसके थ्रू आप ये जान सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वर्क इन प्रोग्रेस कैन बी ऑल्सो बी फाइंड आउट फ्रॉम दिस सिस्टम। इस सिस्टम की हेल्प से आप वर्क इन प्रोग्रेस को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है आपका, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय दिस सिस्टम कैन बी यूज इन सॉल्विंग सेवरल मैनेजमेंट प्रॉब्लम। ये जो सिस्टम है आपका, ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपने मैनेजमेंट की बहुत सारी प्रॉब्लम को यानी कि सेवरल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, उससे उसको समझ सकते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका, कॉस्ट अकाउंट आर ऑल्सो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट। ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है वो कॉस्ट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो थे कॉस्ट अकाउंटिंग के नेचर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसके देख लेते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एज फॉलो। फर्स्ट कह रहा है आपका, कॉस्ट डिटर्मिनेशन, लागत का निर्धारण। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज नो द टोटल एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट और प्रोग्रेस। यानी कि लागत निर्धारण का मतलब है कि ये जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को निर्धारित कर सकें, उसका और जो भी सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसके प्रोसेस में कितनी लागत आ रही है इसका निर्धारण हम कर सकें, ठीक है। सेकेंड है आपका कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल के लिए भी कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्पफुल होता है, इससे कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है कि मिनिमम कैसे हम, ये सबसे पहले ये जानते हैं कैसे हम मिनिमम कॉस्ट पे यानी कि न्यूनतम लागत पे अधिकतम प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू कंट्रोल द कॉस्ट सो दैट द मैक्सिमम एंड बेटर प्रोडक्शन और मिनिमम कॉस्ट में भी पॉसिबल। अभी मैंने आपको बताया कि कैसे, इसका मतलब ये होता है कॉस्ट कंट्रोल का कि कैसे हम मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा समझाना नहीं है, आप इस पॉइंट को बस याद रखेंगे कि कैसे इस पॉइंट को लिखना है। पहला पॉइंट था कॉस्ट डिटर्मिनेशन, लागत का निर्धारण। दूसरा पॉइंट था आपका कॉस्ट कंट्रोल, लागत नियंत्रण। थर्ड पॉइंट है आपका कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट को कम करना, रिड्यूस करना, ठीक है। ये पॉसिबल किससे होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग से ही हो सकता है। तो ये कह रहा है आपका, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कंट्रोल द एक्सपेंडिचर विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट रिडक्शन, ठीक है। यानी कि अगर जब आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि उस प्रोडक्शन में आपकी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है तो आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका फोर्थ पॉइंट कह रहा है गाइडेंस टू मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को गाइड करता है, उसको मार्गदर्शन देता है। और किस तरह से ये मार्गदर्शन देता है, कैसे ये गाइड करता है मैनेजमेंट को, तो ये कॉस्ट को बता के उसके जो भी कॉस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करके ये मैनेजमेंट को गाइड करता है, ठीक है। देख लेते हैं, द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड बाय द कॉस्ट अकाउंट गाइड द मैनेजमेंट इज पॉलिसी डिसीजन। जो भी इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू प्रोवाइड होती है मैनेजमेंट को, वो मैनेजमेंट को हेल्प करती है पॉलिसी मेकिंग में और डिसीजन मेकिंग में, ठीक है, उसमें उसको गाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का डिटर्मिनेशन करना, ठीक है। कैसे आप जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है, बिक्री लागत है, बिक्री मूल्य है, उसको आप कैसे निर्धारण करेंगे, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग बता देता है। इसको भी पढ़ लेते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू फिक्स द रिजनेबल सेल प्राइस सो दैट द कंपटीशन में बी फेस्ड एंड प्रॉफिट में बी अर्न। लागत निर्धारण की जो कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया होती है उससे आप सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करने में, उसको निर्धारित करने में आपको बहुत हेल्प होती है। और इससे आप ये किसी भी प्रोडक्ट की रिजनेबल प्राइस, उचित मूल्य उसका फिक्स कर सकते हैं। और इससे आप अपनी जो भी कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है मार्केट में, उसको फेस कर सकते हैं और उससे उसके अकॉर्डिंग आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था कॉस्ट अकाउंटिंग का कि उसके डेफिनेशन हमने देख लिया, उसका मीनिंग देख लिया, उसके नेचर को भी देख लिया और उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं हम लोगों ने सब कुछ ये देख लिया, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड स्टेट द इंडस्ट्री इन विच दे कैन बी अप्लाइड। यहाँ पे हमको बताना है कि जो डिफरेंट कॉस्ट मेथड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से इंडस्ट्री किस मेथड को अप्लाई करती है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ओके।
डिफरेंट मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। द मेन मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर एज फॉलो। फर्स्ट मेथड है आपका यूनिट कॉस्ट मेथड, ठीक है, इकाई लागत प्रणाली। इकाई लागत विधि को हम क्या सॉरी यूनिट कॉस्टिंग मेथड को हम इकाई लागत विधि भी कहते हैं हिंदी में। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज द सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड। ये जो मेथड है आपका उसको हम सिंगल और आउटपुट कॉस्टिंग मेथड के नाम से भी जानते हैं। दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज ब्रिक्स मेकिंग, फ्लोर मेकिंग, क्लॉथ मेकिंग, पेपर मिल्स, कॉलेजरीज, सीमेंट, शुगर मिल्स, वाइन फैक्ट्री एक्सेट्रा। ये जो मेथड है इसका यूज जो है वो ये सारी इंडस्ट्रीज करती हैं। इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं। इस पद्धति को सिंगल या आउटपुट कॉस्टिंग विधि के रूप में भी जाना जाता है। इस पद्धति को ईंट बनाने, आटा मिलों, कपड़ा मिलों, पेपर मिलों, कोयले की खानों, सीमेंट, चीनी मिलों, वाइन मिलों जैसे उद्योगों के द्वारा अपनाया जाता है। तो क्लियर हो गया आपको जो जो यूनिट कॉस्टिंग मेथड है वो कैसे यूज होता है, कैसे और कौन कौन से इंडस्ट्री उसका यूज़ करती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सेकेंड मेथड है आपका जॉब और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इन बिजनेस where goods are produced on the basis of order or work job costing method is adopted. The objective of system is certain the cost and profit or loss of each job or work. In this method, job cards are separately prepared for each job. जिन व्यवसायों में ऑर्डर या जॉब वर्क के आधार पर वस्तुओं या का उत्पादन किया जाता है वहाँ जॉब कॉस्टिंग पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि ऐसे व्यवसाय, ऐसे बिजनेस जहाँ पे कि ऑर्डर या जॉब वर्क के आधार पे प्रोडक्शन किया जा रहा है गुड्स का, ठीक है, उस इंडस्ट्री में इस पद्धति को अपनाया जाता है, इस मेथड को अपनाया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक कार्य की लागत और लाभ हानि का पता लगाना होता है। ठीक है, थर्ड वाला आपका जो मेथड है वो है प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल से प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड से जो टॉपिक है ये इसमें से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज अडॉप्टेड इन इंडस्ट्रीज वेयर देयर इज कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट ऑफ ईच प्रोसेस बिकम द रॉ मटेरियल ऑफ नेक्स्ट प्रोसेस। ये जो मेथड है आपका वो उन इंडस्ट्री के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है जहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है, ठीक है, और स्टेप में प्रोडक्शन वहाँ होता है, और हर एक प्रोसेस के बाद जो आपका वो गुड्स होता है वो हर एक प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होता है। अभी इसके हिंदी को भी मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। इन दिस मैथड द प्रोडक्ट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ each process. Thus it is necessary to ascertain the total cost and the per unit cost at the end of each process. Separate account for each process is opened in this method. This method is generally used in industries such as soap making, chemical and medicine manufacturing, paint, food, etc. यह जो विधि है यह विधि उन उद्योगों में अपनाई जाती है जहाँ निरंतर उत्पादन होता है और प्रत्येक प्रक्रिया का उत्पादन अगली प्रक्रिया के लिए कच्चा माल बन जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ऑयल रिफाइनरी फॉर्म है तो वहाँ पे पहले क्या वहाँ पे प्रोसेस में काम होता है, ठीक है, या फिर शुगर फैक्ट्री हो गई या फिर गुड़ बनाने का जो प्रोसेस होता है, पहले क्या होता है, पहले गन्ने को लाया जाता है, गन्ने को का जूस निकाला जाता है, एक प्रोसेस हो गया। उसके बाद उस जूस को दूसरे यहाँ तक जो जूस निकलता है वो दूसरे प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल होता है। ठीक है, उस जूस को अब दोबारा से दूसरे वहाँ पे उसको पकाया जाता है, उसके बाद से मतलब डिफरेंट प्रोसेस में काम होता है। ठीक है, और हर एक प्रोसेस में जो आपका प्रोडक्ट होता है वो हर एक प्रोसेस के लिए कच्चा माल होता है। ठीक है, इस पद्धति के में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग अलग खाता खोला जाता है। इस प्रकार की प्रत्येक प्रक्रिया के अंत में कुल लागत और प्रति इकाई लागत का पता लगाना आवश्यक होता है। इस पद्धति में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग अलग खाता खोला जाता है, यानी कि प्रत्येक जो प्रोसेस होता है, प्रत्येक स्टेप होता है, ईच स्टेप के लिए अलग अलग अकाउंट ओपन किया जाता है। इस पद्धति में प्रत्येक प्रक्रिया के लिए अलग अलग खाते खोले जाते हैं। इस पद्धति का उपयोग आमतौर पर उद्योगों में किया जाता है। तो किस टाइप के उद्योग में किया जाता है ये आपको बताया जा रहा है। साबुन बनाने में किया जाता है, रसायन यानी कि केमिकल बनाने में भी किया जाता है, क्योंकि केमिकल बनाने का भी जो प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। दवा निर्माण, पेंट, खाद्य, इन सारे पदार्थों में किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होती है, इस किस तरह से वर्क करती है और किस इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बैच कॉस्टिंग, वेयर फॉर द सेक ऑफ कन्वेंस द प्रोडक्शन वर्क इज कंप्लीटेड इन डिफरेंट बैचेस and it is necessary to know the separate cost of each batch. This method is employed. In this method, every
Batch is treated as a unit of production and a certain per unit cost. Total expenses of the batch are divided by the number of unit produced. यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ सुविधा की दृष्टि से उत्पादन का अलग अलग बैचों में पूरा किया जाता है, ठीक है, और प्रत्येक बैच की अलग अलग लागत ज्ञात किया करना आवश्यक होता है। और यहाँ पे इस विधि का उपयोग किया जाता है जहाँ पे मतलब अलग अलग बैच में काम पूरा किया जाता है, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है और हर एक बैच का अपना लागत निर्धारण करना, लागत ज्ञात करना आवश्यक होता है, ठीक है। फिफ्थ वाला आपका है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड क्या होता है इसको पढ़ लेते हैं। इन इंडस्ट्रीज वेयर कमोडिटीज आर नॉट मैन्युफैक्चर्ड बट द सर्विस आर प्रोवाइडेड, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग सच एज बस, रेलवेज, कंपनीज एंड इंडस्ट्रीज। ये एक ऐसा मेथड होता है जहाँ पे या इसका यूज होता है तो वो ट्रांसपोर्ट के लिए होता है, जहाँ पे कि आपका कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, लेकिन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। जैसे बस हो गया, रेलवे हो गया, ये कुछ बनाते नहीं है लेकिन आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो होती है वहाँ पे ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का यूज होता है, ठीक है। एक बार इसकी हिंदी को भी पढ़ लेते हैं। जिन उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण नहीं किया जाता है लेकिन सेवाएं प्रदान की जाती है, वहाँ इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। इस पद्धति को परिवहन उपक्रमों जैसे बस, रेलवेज, कंपनी और उद्योगों द्वारा अपनाया जाता है, ठीक है। सिक्स वाला है आपका मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड। मल्टीपल कॉस्टिंग मेथड क्या है इसको देख लेते हैं। दिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द इंडस्ट्रीज वेयर इज द फर्स्ट इंस्टेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉल पार्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड लेटर on by their assembly final product come out. For example, it is employed industries manufacturing typewriters, television, motors, car, radios, swings, machines, machine tools etc. इस पद्धति का उपयोग उन उद्योगों में किया जाता है जहां पहले अलग अलग प्रकार के पुर्जे, छोटे छोटे पुर्जे बनाए जाते हैं और बाद में इनकी असेंबली से इनको ऐड करके, यानी असेंबली का मतलब यहाँ पे ये है कि इसको ऐड करके अंतिम उत्पाद यानी कि फिनिश्ड गुड बनाया जाता है। उदाहरण के लिए यह कार्य करते हैं टाइपराइटर, टेलीविज़न, मोटर कार, रेडियो, सिलाई मशीन, मशीन टूल एक्सेट्रा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये आपका ये मेथड है मल्टीपल कॉस्टिंग का मेथड, वो ऐसी इंडस्ट्री के लिए यूज़ किया जाता है जहाँ पे छोटे छोटे मशीनों के पार्ट्स बनाए जाते हैं और उन पार्ट्स को कलेक्ट करके एक बड़ी मशीन बनाई जाती है, फिनिश्ड गुड्स के रूप में एक बड़ी मशीन बनाई जाती है, ठीक है। जैसे होता है ना कि कोई मशीन बना तो उसके पार्ट अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग पार्ट बनते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड। डिपार्टमेंटल कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? एक ऐसे संगठन से जहाँ उत्पाद कार्य को विभिन्न विभागों में विभाजित किया जाता है, इस पद्धति को नियोजित किया जाता है। इस पद्धति में प्रत्येक विभाग की अलग अलग लागत का पता लगाया जाता है। इन ऑर्गेनाइजेशन वेयर प्रोडक्टिव वर्क इज डिवाइड इंटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, दिस मैथड इज एम्प्लॉयड इन दिस मैथड सेपरेट कॉस्ट ऑफ ईच डिपार्टमेंट इज असर्टेन। यानी यहाँ कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे संगठन में जहाँ पे मान लो कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, कहीं पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, कहीं पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके बाद से फिनिश गुड्स तैयार हो रही है। तो अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वहाँ से अलग अलग उन डिपार्टमेंट की कॉस्ट को निकालने के लिए इस मेथड का यूज़ किया जाता है। अलग अलग डिपार्टमेंट की कॉस्ट का पता लगाना भी आवश्यक होता है और उसके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेथड है आपका कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूज टू इंडस्ट्रीज और अंडरटेकिंग वेयर वर्क इज कंप्लीटेड अर्लियर एंड इट्स कॉस्ट कैन नॉट बी करेक्टली एसर्टेन इन एडवांस। इस पद्धति का उपयोग उन उद्योगों या उपक्रमों के लिए किया जाता है जहां काम पहले पूरा हो जाता है और उसकी लागत का पहले से सही पता नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसे इंडस्ट्रीज के लिए इसका उपयोग किया जाता है जहाँ पे टाइम से पहले ही काम को पूरा कर लिया जाता है और इसकी जो लागत है उसका सही डिटर्मिनेशन नहीं किया गया रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे उस इंडस्ट्रीज़ के लिए इस कॉस्ट मेथड का यूज़ किया जाता है। टारगेट कॉस्टिंग क्या होती है इसको पढ़ लेते हैं। टारगेट कॉस्टिंग मेथड क्या होता है? दिस मेथड इज यूज मेनली एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। दिस मेथड बिफोर स्टार्टिंग मैन्युफैक्चरिंग वर्क प्रोबेबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड विच इज द help of experienced person, the cost to estimate in terms of estimated or target cost। यह विधि मुख्य रूप से सरकारी निर्माण इकाइयों में कार्यरत है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज है उसके लिए मोस्टली ये विधि या ये मेथड यूज़ किया जाता है।
इस विधि में निर्माण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व अनुभवी व्यक्तियों की सहायता से संभावित लागत का अनुमान लगाया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले ही प्रोडक्शन की कॉस्ट को एस्टिमेट किया जाता है। और ये एस्टिमेशन किसके द्वारा लगाई जाती है, तो ये पहले से एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा इसका एस्टिमेशन किया जाता है कि कितनी कॉस्ट आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट कॉस्ट हम नहीं निकालते हैं, बस एस्टिमेट लगाते हैं, एस्टिमेट लगवाते हैं हम किसी एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा कि कितनी इस प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट आ सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इस विधि में निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व अनुभवी व्यक्तियों की सहायता से संभावित लागत का अनुमान लगाया जाता है। लागत इतनी अनुमानित है, यह विधि मुख्य रूप से सरकारी निर्माण इकाइयों में कार्यरत है। इस विधि में निर्माण कार्य प्रारंभ से पूर्व ही अनुभवी व्यक्तियों की सहायता से संभावित लागत का अनुमान लगाया जाता है। ओके, समझ में आ गया आपको ये क्या है? ठीक है, तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉस्ट मेथड था, कितने कॉस्ट मेथड होते हैं, तो कुल मिला के हमने यहाँ पे 9 मेथड को डिस्कस किया। ठीक है, हर एक मेथड को मैंने डिटेल में आपको बताया। आई होप आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा कि कौन सा मेथड क्या है और कहाँ किस इंडस्ट्री में अप्लाई किया जाता है। ओके, आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल? ठीक है, हमको ये बताना है कि मिनिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है और एवरेज स्टॉक लेवल क्या होता है। टाइप ऑफ स्टॉक लेवल इन ऑर्डर टू safeguard against under stocking and over stocking, the following stock level are determined. फर्स्ट है आपका मिनिमम स्टॉक लेवल। द मिनिमम स्टॉक लेवल इज द लोवेस्ट quantity of stock which must be maintained in hand at all times so that the manufacturing activity may not stop due to non-availability of material. The determination of minimum stock level depends upon reorder level, average usage rate, average delivery time, etc. The following formula is used to know this label. मिनिमम लेवल फॉर्मूला इसका है यहाँ पे, मिनिमम लेवल रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज रेट इन एवरेज रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। इसको हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। न्यूनतम स्टॉक स्तर की न्यूनतम मात्रा है जिसे हर समय हाथ में बनाए रखना चाहिए। यानी कि जो मिनिमम स्टॉक लेवल जो है वो है कि जो आपकी मिनिमम क्वांटिटी है कितनी होनी चाहिए हमेशा आपके हैंड में, ये बनाए रखता है। ठीक है, ताकि सामग्री की अनुपलब्धता के कारण आपका निर्माण गतिविधि बंद ना हो। यानी कभी ऐसा ना हो कि आपके पास मिनिमम स्टॉक हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। कभी ऐसा ना हो कि इन फ्यूचर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं और रॉ मटेरियल ही ख़त्म हो गया, और रॉ मटेरियल के ख़त्म होने से आपने अपना प्रोडक्शन वर्क जो है वो वहीं पे स्टॉप कर दिया। तो ऐसी कंडीशन ना आए, इसके लिए मिनिमम स्टॉक लेवल हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। न्यूनतम स्टॉक स्तर का निर्धारण रीऑर्डर स्तर, औसत उपयोग दर, औसत डिलीवरी समय आदि पर निर्भर करता है। इस स्तर को जानने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। फॉर्मूला आपका एवरेज यूजेस रेट इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या है। द मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज दैट क्वालिटी ऑफ मटेरियल अबव विच द स्टॉक शुड नॉट जनरली बी अलाउड टू गो. It is stock more than maximum level is inelected in increase the cost of storage, unnecessary loss of the capital and increase the possibility of losses on account of deorientation and obsolescence. Thus, this level is fixed to avoid overstocking of the material and associated risk. The determination of maximum stock level is affected by average usage rate, reorder label, delivery period, possibility of obsolescence, storage facility, government's restrictions, etc. The following formula is used to know this level. अभी इसके फॉर्मूले को भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या होता है मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल यानी कि अधिकतम स्टॉक स्तर जो है वो सामग्री की वह मात्रा है जिसमें ऊपर स्टॉक को आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यानी कि जितना आपको नेसेसरी है आपके पास स्टॉक, उतना ही स्टॉक आप रखें, ये नहीं कि उससे एक्स्ट्रा रख लें। अगर आप प्रोडक्शन में जितनी आपकी आवश्यकता है उससे ज़्यादा आप सामग्री का स्टॉक कर लेंगे तो वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, उसके वेस्टेज होंगे और वो उससे आपका कॉस्ट भी बढ़ेगा और आपकी
मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस भी होगा। ठीक है। अधिकतम स्टॉक सामग्री की वह मात्रा जिसमें ऊपर स्टॉक को आमतौर पर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यदि स्टॉक अधिकतम स्तर से अधिक बनाए रखा जाता है तो स्टॉक की लागत को बढ़ा देता है। जाहिर सी बात है कि अगर आपको जितनी नेसेसरी है उससे कहीं ज़्यादा, जितनी आवश्यकता है उससे कहीं ज़्यादा स्टॉक आप रखेंगे तो आपके वो स्टॉक जो है वो आपके लागत को बढ़ाएगा ही। इस प्रकार इस सामग्री के अति भंडारण और इससे जुड़े जोखिमों से बचने के लिए तय किया गया है। अधिकतम स्टॉक स्तर का निर्माण औसत उपयोग दर डिलीवरी में प्रभावित होता है। ठीक है। देख लेते हैं रीऑर्डर लेवल क्या होता है, रीऑर्डर पॉइंट क्या होता है। द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल at which on the reaching the material in store future order must be sent is called reorder level or reorder point. This level is fixed somewhere between the maximum and minimum level. This is fixed in such a way that by the reordering and normal courses of event, new supplier will be received just before the minimum level is reached. His label can be known one from the following formula. सामग्री के स्टॉक का वह स्तर जिस पर स्टोर की सामग्री पर पहुंचने पर आगे के ऑर्डर भेजे जाने चाहिए उसे रीऑर्डर स्तर या रीऑर्डर पॉइंट कहा जाता है। एक बार फिर से देख लीजिए। सामग्री के स्टॉक का वह स्तर जिस पर स्टोर के सामग्री पहुंचने पर आगे के ऑर्डर भेजे जाने चाहिए उसे रीऑर्डर स्तर या रीऑर्डर पॉइंट कहा जाता है। यह स्तर अधिकतम एक के बीच ही तय किया गया है। यह स्तर इस तरह से तय किया गया है कि घटनाओं के सामान्य क्रम में पुनः आदेश देने के न्यूनतम स्तर तक पहुंचने से ठीक पहले नई आपूर्ति प्राप्त हो जाएगी। उसके एक स्तर के उसे निम्न में किया जाना चाहिए। ठीक है। इसको पढ़ के आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ओके। इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर का। रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूजेस डेट इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल का। नेक्स्ट है आपका एवरेज स्टॉक लेवल। द लेवल ऑफ स्टॉक ऑफ मटेरियल विच इज जनरली केप्ट इन द स्टोर इज कॉल्ड एवरेज स्टॉक लेवल। इट इज कैलकुलेटेड बाय अप्लाइंग द फॉलोइंग फॉर्मूला। औसत भंडार स्तर सामग्री के भंडार का वह स्तर है जो समानांतर भंडार में रखा जाता है और भंडार स्तर कहलाता है। इसकी गणना का सूत्र निम्नलिखित है। इसका जो फॉर्मूला है वो है एवरेज स्टॉक लेवल इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2 प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल अपॉन 2। ये है आपका एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज एन इंसेंटिव प्लान फॉर वेज पेमेंट। डिस्कस द इम्पोर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन हॉस्ले एंड रोमन सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो इंसेंटिव प्लान है वेज का वो क्या है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसको। मीनिंग ऑफ इंसेंटिव प्लान फॉर वेज पेमेंट एनी वेज सिस्टम इन विच पेमेंट ऑफ मेड बाय द result has element of incentive. The result produced by the worker may be measured in terms of time saved or the excess output earned out by him. In other words, incentive wage payment method increase the production by giving an inducement to the workers in form of higher wages or less time work. On the incentive plan, a standard time is fixed for the completion of specific job or operation. Then if the job is complete less than the standard time, worker gets the certain fraction of the time saved to wage by the wage to the bonus, move over minimum wages and guaranteed to the all workers. वेतन भुगतान के लिए प्रोत्साहन योजना का अर्थ है कोई भी मजदूरी प्रणाली जिसमें भुगतान परिणामों के आधार पर किया जाता है उसमें प्रोत्साहन का तत्व होता है। ठीक है। यानी कि प्रोत्साहन का उसमें एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है। एक कार्यकर्ता द्वारा उत्पादित परिणामों को समय की बचत या संदर्भ में मापा जा सकता है। दूसरे शब्दों में प्रोत्साहन मजदूरी भुगतान पद्धति श्रमिकों को कम समय काम करने के लिए उच्च मजदूरी के रूप में एक प्रलोभन देकर उत्पादन में वृद्धि करती है। यानी कि जो ये आपका मेथड है, ये जो प्लान है इंसेंटिव प्लान, ये इसका पर्पज ये होता है कि ये जो मजदूर होते हैं वे श्रमिक होते हैं उनको ज़्यादा मजदूरी देकर कम टाइम में ज़्यादा काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। उनको प्रलोभन देना होता है कि वो उत्पादन में वृद्धि कर सकें, यानी कि कम टाइम में ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकें।
प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत किसी विशिष्ट कार्य या प्रचारण कार्य को पूरा करने के लिए एक मानक समय निर्धारित किया जाता है। यानी कि ये जो मेथड होता है इसके अंदर, ये जो योजना होता है इसके अंदर क्या होता है कि जो कोई स्पेसिफिक वर्क को, स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करना होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड पे, ठीक है, एक निश्चित समय पर एक विशिष्ट कार्य को पूरा करना होता है। तो इसके लिए वो श्रमिकों को प्रलोभन देता है, प्रोत्साहन देता है, ताकि वो उस सर्टेन पीरियड, टाइम ऑफ पीरियड में अपना काम कंप्लीट कर सकें, ठीक है, उतना प्रोडक्शन वो कर सकें। यदि कार्य मानक समय में कम समय पूरा हो जाता है तो उस श्रमिकों को समय का निर्धारित अंश प्राप्त होता है। अगर वो टाइम पीरियड जितना फिक्स किया गया उससे पहले ही काम पूरा कर दिया जाता है श्रमिकों के द्वारा, तो उनको बोनस मिलता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये इंसेंटिव प्लान समझ में आ गया होगा। टाइप ऑफ इंसेंटिव वेज रेट सिस्टम, तो यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हुए हैं, उसको हम पढ़ लेते हैं। पहला आपका हॉस्ले प्रीमियम प्लान, दूसरा आपका रोवन प्रीमियम प्लान, तीसरा आपका टेलर डिफरेंशिएशन प्राइस रेट प्लान, चौथा है आपका मैजिक मल्टीपल पीसेस रेट सिस्टम, फिफ्थ है आपका गांठ बोनस प्लान, सिक्स है आपका इमर्सन इफिशियंसी प्लान एंड लास्ट है आपका बुडक्स प्लान। ये सारे प्लान को आप अपनी बुक में एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि सारे प्लान इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ पे सारे प्लान को डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको आप अपने बुक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सारे प्लान को एक बार देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिटिंग से हमारा, व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इसेंशियल एलिमेंट क्या होता है, मुख्य तत्व क्या होता है। पहला आपका डायरेक्टर इंडिपेंडेंस एंड परफॉर्मेंस और फोकस ऑफ डाइवर्सिटी। जो डायरेक्टर होता है वो इंडिपेंडेंस होना चाहिए और जो परफॉर्मेंस है उसका फोकस डाइवर्सिफाई होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड है आपका रेगुलर कंपनसेशन रिव्यू एंड मैनेजमेंट, रेगुलर रूप में कंपनसेशन और उसका मैनेजमेंट का रिव्यू मिलना चाहिए। थर्ड है आपका ऑडिटर इंडिपेंडेंस एंड ट्रांसपेरेंटी, जो ऑडिटर है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसके बाद का पॉइंट है आपका शेयर होल्डर्स राइट एंड टेक ओवर प्रोविजन प्रॉक्सी प्रोविजन, ठीक है। जो शेयर होल्डर है आपका उसके राइट, उसके अधिकार, उसका अधिग्रहण का प्रोविज़न होना चाहिए। उसके बाद आपका प्रॉक्सी वोटिंग एंड शेयर होल्डर्स इन्फ्लुएंस, प्रॉक्सी का वोटिंग होना चाहिए और शेयर होल्डर का प्रभाव उसको पता चलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज वाउचिंग। वाउचिंग क्या होता है। वाउचिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग फॉर द एग्जिस्टेंस एंड एग्जाम्पल फॉर द चेकिंग फ्रॉम द फाइनल रिकॉर्ड टू द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। वाउचिंग अस्तित्व की जांच करने की प्रक्रिया है, यानी कि जो वाउचिंग होता है वो अस्तित्व की जांच करने की प्रक्रिया होती है। इसका एक उदाहरण अंतिम रिकॉर्ड से लेकर सहायक दस्तावेज तक की जांच करना है, यानी कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट है आपका और जो आपका जो हेल्पिंग डॉक्यूमेंट है उसको चेक करना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को चेक करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट शुड द इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट होना चाहिए, तो इंटरनल ऑडिट जो है वो Contact the board of directors or the audit committee. They should ensure the independence or internal audit. निदेशक मंडल या लेखा परीक्षक समिति के संपर्क करना चाहिए, उन्हें आंतरिक लेखा परीक्षक की स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित करनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।